रियाज हुसैन साहब, ये तो आपके भी हित की चिंता करने लगे भाजपा वाले, तो जवाब दीजिएगा। एक मिनट नहीं जरा नहीं, मैं बहुत आनंद दुबे मैं जी तो को कह रहा हूँ जोड़ लूँ भाजपा इसमें। आजकल सबके मैं हित की चर्चा मैं कर रही आऊँगा है। हुसैन साहब, हम विराज साहब राष्ट्रहित आपके की पास आऊँगा। एक चिंता मिनट आनंद करते हैं। दुबे जी को जोड़ लेते हैं। आनंद दुबे साहब, दोनों पक्ष को आपने सुन लिया, आपका पक्ष अभी जी किधर है? जी लक्ष्मण जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। आज की जो डिबेट का सारांश है वो यही है कि मानसून सत्र में सरकार का क्या संख्या बल होगा और सरकार क्या बिल लाने वाली है। पहले संख्या बल पे बात कर लेते हैं। पहले हिंदी फिल्मों में 70-80 के दशक में दिखाया जाता था कि जो खलनायक होता था वो चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग कर लेता था और बूथ कैप्चरिंग करके अपना नाम स्वयं घोषित कर देता था कि विजेता यह व्यक्ति हुए। अर्थात 293 संख्या बल वाली एनडीए आज बड़े खुशी से, बड़ी निडरता से, बड़े साहस से ये कह रही है कि हमारे पास तो 254 के आंकड़े आ गए। लेकिन देश की जनता उसी समय सवाल पूछ रही है कि प्रभु जब 293 थे तो 354 कैसे हो गए। अर्थात कि जो नई पार्टी जन्म ली है 2026 में, जिसका नाम एनसीपीआई है, जिसका नाम भारत के 99% बच्चे को पता नहीं, बूढ़े को पता नहीं, नौजवान को पता नहीं, वो भी पार्टी आई है। तो कहाँ से आई है? उस खलनायक की तरह आई है, बूथ कैप्चरिंग से आई है। एक हो गई। दूसरी बात, सरकार करने क्या वाली है? सिद्धार्थ यादव जी की पार्टी करने क्या वाली है? अभी तो सिर्फ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह बातें हो रही हैं, कल्पना की तरह बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन आने वाला है, कोई बात नहीं। कोई कह रहा है डिलिमिटेशन आने वाला है, कोई बात नहीं। अरे पहले सरकार कोई बिल लाए, उस बिल में चर्चा हो, उसका ड्राफ्ट दिखाया जाए। हो सकता है देश के 543 के 43 सांसद समर्थन कर दे, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हो जाए। अभी कुछ हुआ नहीं। बीरबल की खिचड़ी की तरह कब खिचड़ी बनेगी, कब हम खाएंगे, उस पर चर्चाएं शुरू हो गई, वाद विवाद शुरू हो गया। विपक्ष को खलनायक बताया जा रहा है और जिसने लूटपाट की है उसको जननायक बताया जा रहा है। तो लक्ष्मण जी, चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये राजनीति में नहीं होता। जब इतिहास लिखा जाएगा 2026 का, तो पूछा जाएगा कि 354 कैसे पहुंचे थे। तब पूछा जाएगा कि सांसदों को तोड़ा गया, फोड़ा गया, मरोड़ा गया, गरोड़ा गया। ये अगर लोकतंत्र की आपको खूबसूरती लगती है, ये अमित शाह जी के चाणक्य की आपको महिमा मंडित लगती है, तो अच्छी बात है। ये अपने अपने विश्लेषण की बात है, अच्छी बात है। अगर सब अच्छी बात है तो विपक्ष को जिंदा रहने का ही कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष को मार डालिए, उनको जेलों में डाल दीजिए, उनको खत्म कर दीजिए। ये इस देश की आज के डेट में वर्तमान राजनीति नजर आ रहे हैं कि आप किसी को बुरी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है। ठीक है। नहीं लक्ष्मण जी, वो तो दुखी तो होंगे ही, वो दुखी तो होंगे लक्ष्मण जी, वो तो खुद इतिहास बनते जा रहे हैं, तो इतिहास की भी चिंता करेंगे और इतिहास पर दुखी भी होंगे। पर मुझे अच्छा लगा उन्होंने 70-80 दशक में बूथ कैप्चरिंग का उल्लेख किया। पिक्चरों में तब बूथ कैप्चरिंग होती थी और उसका उल्लेख भी होता था। उस दशक को याद किया। आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हैं जो वो काम किया करते थे। तो थोड़ा सा आनंद जी, गिरेबान में भी झांक करके देखिए। बिल जब आप पहले हमारी तरफ थे, तब क्या 1 महीने पहले? अरे मैंने फिल्मों की बात की सिद्धार्थ जी। फिल्मों में जो दिखाया जाता है क्या सत्य होता है? अगर फिल्मों में दिखाए जाने वाला हर चीज सत्य होता है तो फिर गब्बर सिंह कौन है, बता दीजिए। मुझे पता है कि आप फिल्मों से बहुत प्रभावित हैं, उसमें कोई दो राय नहीं बचे। आप फिल्मों की कहानी टीवी पर, क्योंकि इस देश प्रभावित है। इस देश की 90% जनता फिल्में देख के बड़ी होती है। आप इसको नकार नहीं सकते। नहीं पता। आपने बहुत पिक्चर देखी है आनंद जी, मैं तो आपका प्रशंसक हूँ। अभी कोई ना कोई बहुत बचपन से बहुत देखी है। और अब शिवसेना की हालत भी ऐसी हो चुकी है कि फिल्म देखने का पूरा समय है। सिद्धार्थ जी, ऐसा करते हैं कि जो मुद्दा इन्होंने आनंद दुबे जी ने उठाया उसको थोड़ा सा गहराई से विश्लेषण करते हैं, जो केंद्रीय मुद्दा आज की तारीख में वही बना हुआ। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है
क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं इंडी गठबंधन के सदस्यों की तरफ से वो बहुत ही एकजुटता भरे बयान नहीं आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत पे इस बिल पे आम सहमति नहीं बनने देंगे। यहाँ पे सुप्रिया सुले कह रही हैं कि 50% वाली व्यवस्था हो जाती तो हम इस पर विचार करेंगे, या फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे अलग अलग जो बयान आ रहे हैं, ये बयान क्या संकेत दे रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, चूंकि ये पूरा मामला संसद तो संख्या बल से चलती है, आनंद दुबे को उस पर थोड़ी आपत्ति है, वो बिल्कुल अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन संसद में तो संख्या बल ही काम आता है। और जो अभी हम स्थिति देख रहे हैं, आज कांग्रेस की जो रणनीतिक जो समूह स्ट्रैटेजिक ग्रुप है उसकी मीटिंग हुई थी और डीएमके की बात हो रही है। कांग्रेस को डीएमके को ये रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप इंडिया गठबंधन के साथ रहिए। वहाँ ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके चलते डीएमके ने न सिर्फ अब संसद में उन्होंने अपने लिए अलग सीट मांगी है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अगर उस बिल को थोड़ा सा ट्वीक किया जाता है, जिस अमित शाह की बात आप लक्ष्मण जी कर रहे थे कि जवाबी भाषण देते हुए उस बिल पर उन्होंने कहा था कि अगर 50% वाला फॉर्मूला अगर बिल में लाने से वो इस बिल का समर्थन करेंगे। उन्होंने डीएमके से ही सवाल पूछा था, मैं उस वक्त पत्रकार दीर्घा में मौजूद था। उन्होंने डीएमके से ही सवाल पूछा था और कहा था कि अगर वो तैयार होते हैं तो 1 घंटे में बिल में संशोधन करके ले आएंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष में जो जितने सांसद अब बीजेपी की तरफ आए हैं उससे विपक्ष की संख्या कम हुई है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को शायद ये बल भी मिला है कि पुनः फिर से इस बिल को लाया जाए। हालांकि जो आपत्ति जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता और आनंद दुबे जी उठा रहे हैं, उसको वो आपत्ति पिछली बार भी उठाई गई थी कि इसको बिल में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। अगर कोई भी फॉर्मूला है उसको बिल में शामिल किया जाए और तब इस पर बात की जाए, तो शायद अगर सरकार इस पर सहमत होती है तो कुछ पार्टियां, खासकर डीएमके जैसी पार्टियां, क्योंकि उन्होंने भी पिछली बार मुझे याद है इस तरह के संकेत दिए थे कि अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो शायद वो समर्थन कर दें। लेकिन उनके लिए ये बड़ा मसला है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शायद अगर 50% वाला फॉर्मूला बिल में आ जाता है तो मुझे लगता है कई पार्टियां इस पर सहमत हो सकती हैं। जो 354 जो संख्या बताया मैंने, वो तो है ही, कुछ अन्य पार्टियां भी साथ में आ सकती हैं जिन पर सरकार की नजर भी है। बिल्कुल आशुतोष जी, ये तो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम होगा कांग्रेस के लिए कि अपने गठबंधन को बना के रखना। अगर थोड़े बहुत संशोधन करके इंडी गठबंधन के कुछ सदस्यों को मना लिया जाता है बिल के पक्ष में, बिल पारित हो या ना हो अलग मुद्दा होगा, लेकिन इंडी गठबंधन को लिए अपनी एकजुटता बनाए रखना भी एक बड़ी परीक्षा होगी इनके लिए। चुनाव के बाद से और उसके बाद से विपक्ष के सामने नहीं, मैं आप मेरी बात सुन सकते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही आवाज? हाँ, देखिए, आ रही। इसमें तो कोई दो राय नहीं लक्ष्मण जी कि जो बंगाल के चुनाव के बाद से राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी तेजी के साथ बदलाव आया है। विपक्ष पहले से काफी कमजोर हुआ है, क्षेत्रीय दलों की हालत बहुत खराब हुई है। लेकिन जो मेरा प्रश्न था, जिसका मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि सरकार को भी कंसीड करना पड़ेगा पॉइंट। ऐसा नहीं कि सरकार पुराने बिल को ही लेकर आएगी और उसी पर सारे लोग सहमत हो जाएंगे। तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। सरकार ने तो इशारा कर दिया था। सरकार ने इशारा कर दिया था कि 50% के तो बदलाव करके ले आते हैं। नहीं, यही एक मेन कंसर्न था। देखिए लक्ष्मण जी, एक बात हमको समझना चाहिए कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट 1 घंटे के अंदर नहीं बनता है, और क्योंकि उसकी बाकायदा लॉ मिनिस्ट्री से वेटिंग होती है। जब भी कोई बिल आता है तो उसकी बाकायदा लीगलिटी को चेक किया जाता है, कॉमा फुल स्टॉप देखा जाता है, तमाम तरीके के कंसल्टेशंस होते हैं, किस कानून के तहत रखना है, वो सारी चीजें करनी पड़ती। तो मैं अमित शाह जी की संसद में कही गई बातों को मैं सिर्फ एक बोला गया वाक्य ही मानता हूं। अगर वाकई में लाना चाहते थे तो उस बिल में ओरिजिनली आप संशोधन कर देते, या संशोधन आप डिस्कशन के दौरान भी पेश कर सकते थे। अगर कर देते तो उसी समय वो बिल पास हो जाता। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को क्या पुराने बिल को ही पास करा पाएगी, मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। लेकिन मैं आपकी राय से सहमत हूं कि विपक्ष कमजोर हुआ है। और एक बात हमें और समझना चाहिए कि विपक्ष, अगर कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में प्रमुख विपक्षी दल है, तो ये उसका काम भी है और इसका धर्म भी है कि वो सरकार का विरोध करे। जैसे जब भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो वो भी तो जीएसटी का विरोध करती थी, न्यूक्लियर डील का विरोध करती थी। तो वो विपक्ष का काम है। भले बिल सही हो गलत हो,
नहीं भाई, जीएसटी बिल जब आया था तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था? नहीं विरोध किया था। उसमें क्या गड़बड़ी थी? कोई गड़बड़ी थी क्या उसमें? या न्यूक्लियर डील पे कोई गड़बड़ी थी क्या? क्या राष्ट्र विरोधी काम था? अंत में उसी जीएसटी बिल को नरेंद्र मोदी सरकार ने आके पास कराया। तो जो विपक्ष में है वो विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले 2014 के पहले करती थी, आज उस भूमिका में कांग्रेस पार्टी। भाई तब भारतीय जनता पार्टी के पास 110 सांसद थे। दरअसल इसमें मिराज हुसैन साहब आपकी राय मैं लूंगा, लेकिन एक छोटा सा जवाब हर्षवर्धन जी आपसे, कि जब इतना ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है कि नहीं इसमें ये संशोधन कर दीजिए, वो संशोधन कर दीजिए, तो जो मांग पिछले सत्र में उठी थी उन मांगों के साथ एक संशोधित बिल पेश करके सबको दे दिया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात हो बुला लिया जाए और बिल को अच्छे से पारित करा लिया जाए, ये रणनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है लक्ष्मण जी, आशुतोष जी आज जो कह रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनिए। आशुतोष जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकार भी तो झुक गई, सरकार हार गई। तो ठीक ही बात है। लोकतंत्र में सदन के पटल पर सरकार हारती जीतती सिर्फ कहाँ है? जैसे जो बिल आया था और वो गिर गया, उसको हारना कहते हैं। लेकिन अगर सरकार किसी भी बिल में संशोधन करती है, कुछ नियम कानून जोड़ती घटाती है, तो उसको हारना नहीं कहते हैं, उसको लोकतांत्रिक सहमति कहते हैं। अब आशुतोष जी उसको पता नहीं आज उस शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, अक्सर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आशुतोष जी की बात को मान लूं, सरकार हार गई, लोगों के पास जाकर वो बात कर रही है। जो दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम भारत तक सब जगह जो सहमति है पूर्व तक वो बना ले रही, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसी अज्ञात स्थान से रणनीति बना रहे थे मॉनसून सत्र की। इसको जरा समझिए ना। आप, भारत की डेमोक्रेसी बड़ी खूबसूरत है। आप हमसे बात ही नहीं करेंगे, घर में आपके परिवार में कोई आपसे बात ही नहीं करे, और उसके बाद कोई आपसे बात कर रहा है तो कहे कि अरे वो क्या करें, वो हमारी बात ही नहीं सुनता, पड़ोसी ने उसको समझा दिया, वो चला गया। दूसरा, एक इस डिबेट में खतरनाक बात हुई जो मिराज हुसैन ने की है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है मिराज हुसैन ने ये बात सोचा भी या नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वाला मसला है, उत्तर प्रदेश बिहार में जनसंख्या बढ़ गई, क्या करेंगे? कल से कहेंगे कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसको उसके हक अधिकार काट दें। ये सोचिए जरा, मतलब टीवी, नेशनल टेलीविजन पर यह लगातार कहा जा रहा है कि चूंकि जिनके बच्चे ज्यादा हो रहे हैं उनका हक मारा जा रहा है, उनको क्यों दे दिया जाए, जिनके कम होंगे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। फिर ये डिबेट जब दूसरी जाती तो आप ही लोग कहते हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान हो गया। इस तरफ मत जाइए भाई, देश का नागरिक है, चाहे वो उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। और मुझे लगता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो होता है वो यही है। अभी एक और बात उन्होंने कही, कैसे नंबर बढ़ गया। अरे भाई 240 भाजपा की संख्या है, एनडीए के लोग मिलकर जो नंबर बनाते हैं वो 292-98 पहुंचता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जब सदन चलेगी और किसी मुद्दे पर सरकार के साथ लोग आ जाएंगे तो कोई उसका उलट काम ही हो। लोकतंत्र में तो सहमति बनाई जाती है, कौन सी सरकार सहमति नहीं बनाती? अभी तो जब ये इसके पहले महिला आरक्षण हुआ था, सारे दल एक साथ आ गए थे, तो क्या हुआ? कांग्रेस क्या भाजपा में मिल गई? कम से कम हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिहाज से बात करें, ये सोच के ना बात करें क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है और हमने तो तय किया था कि कैसे मोदी आ जाएगा। इसको तो हम 14 में नहीं आने देना चाह रहे थे, 19 में नहीं आने देना चाह रहे, 24 में भी आ गया, कम बहुमत। मुझे लगता है इस मानसिकता से बाहर निकले, हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे बात करें। सरकार अगर लचीली हो रही है या झुक भी रही है, और एक परिसीमन का बिल जो 4.5 दशक से 4.5 दशक छोटा नहीं होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो जिसको कहते हैं रेशियो होना चाहिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, वो नहीं मिल रहा है भाई, आप उसको दीजिए पहले, वो बहुत जरूरी है।